सुप्रभात बच्चों। अब तक आप कारक की परिभाषा और कारक के 4 प्रकार के बारे में या उनके भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। आशा है आप सबने इन कारकों को उदाहरण सहित अच्छे से समझा होगा। अब आप अन्य कारक के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका खोलकर रख लें। मैं पढ़ाते समय कारक से संबंधित प्रश्न पूछती जाऊंगी, इसलिए एकाग्रचित्त होकर बैठें और ध्यान से सुनें। प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए 3 मिनट का अंतराल आप लेंगे। यह कार्य आपको 5 जुलाई 2021 को भेजा जा रहा है। 5वां है अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना। जहाँ से कोई वस्तु अलग हो जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे पेड़ से आम गिर गया। यहाँ आम पेड़ से अलग हो गया है। वृद्ध बस से गिर गया या बस से कूद गया, तो यहाँ भी बस से वृद्ध अलग हो गया है। अब इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अलग होने के अतिरिक्त अपादान निम्न भाव भी प्रकट करता है। एक पहला क्या है? तुलना। राम रमेश से लंबा है, यहाँ तुलना की गई है। दूसरा है निकलना। गंगा हिमालय से निकलती है। तीसरा है पढ़ना या सीखना। साक्षी गुरु से पढ़ती है। साक्षी गुरु से नृत्य सीखती है। पढ़ना और सीखना। चौथा है डरना। वह शेर से डर गया। 5वां है लजाना। वधू अपने ससुर से लजाती है। छठा है दूरी। मेरा गांव शहर से दूर है। अब विशेष बात क्या ध्यान रखने योग्य? अपादान कारक तथा करण कारक दोनों में से परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है, पर दोनों के प्रयोग में अंतर है। करण और अपादान में से परसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो दोनों में अंतर होता है। कैसे? करण कारक में से का प्रयोग क्रिया के साधन के रूप में होता है तथा अन्य स्थानों पर अपादान कारक होता है। वह कैसे? उदाहरण देखिए। जैसे वह गाड़ी से आया, तो यहाँ साधन किससे आया? गाड़ी से। तो यहाँ गाड़ी के द्वारा या गाड़ी से आया करण कारक है। अब इसी से
वह स्टेशन से आया। ये अपादान कारक है, क्यों स्टेशन से अलग हो गया। वह स्वभाव से चतुर है। ये करण कारक, क्योंकि चतुर स्वभाव उसके अंदर होता है। फिर है वह सबसे चतुर है। अपादान कारक यहाँ तुलना है। फिर है पंखे से हवा आती है। पंखे के द्वारा हवा आती है, करण कारक। और खिड़की से हवा आती है, अपादान कारक। अलग होकर के हवा आ रही है। फिर है रीमा पुस्तक से पढ़ती है या पुस्तक के द्वारा पढ़ती है, करण कारक। रीमा गुरु से पढ़ती है, अपादान कारक। छठा है संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताने वाला रूप संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं का, की, के, रारी, रे, नानी, ने आदि। ये इसके विभक्ति चिन्ह हैं। अब उदाहरण, राम का भाई आया है, का। गरिमा की माताजी आई हैं, की। मोहन के पिताजी डॉक्टर हैं, के, काकी, के। अब काकी के परसर्ग का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है या किया गया है। और नानी ने परसर्ग का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के साथ किया जाता है, जैसे अपना, अपनी, अपने। रा, री, रे का प्रयोग उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के साथ किया जाता है। कैसे? मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे आदि। के और की में अंतर। के एक समुच्चय बोधक है जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसे राम ने बताया कि वह बीमार है। दूसरा है, गांधी जी कहते थे कि अहिंसा परम धर्म है। अब की एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताती है, जैसे राम की पुस्तक इधर रखी है, उसकी घड़ी मेज पर है। इसलिए की और के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों, यहाँ आप 3 मिनट का अंतराल लेंगे। मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप लिए गए अंतराल में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, करण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न है, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह लिखो। तीसरा है, संबंध कारक के कोई 4 उदाहरण लिखो। बच्चों, अब यहाँ
अंतराल का समय समाप्त हुआ। मैं इन प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। उत्तर 1, करण कारक के विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा, के साथ हैं और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है, पर अलग होने के अर्थ में। वाक्य प्रयोग के द्वारा ये स्पष्ट किए जाते हैं। कैसे? रानी चाकू से फल काट रही है। करण कारक है यहाँ क्या है? चाकू से या चाकू के द्वारा या चाकू के साथ फल काट रही है। अब दूसरा है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अपादान कारक, पत्ता पेड़ से अलग हो गया है, अतः यहाँ अपादान कारक है। दूसरा प्रश्न है, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि हैं। तीसरा उत्तर है, संबंध कारक के उदाहरण कौन से हैं? राम का भाई आया है। तुम अपने घर आए हो। फिर तीसरा है, हमारी माताजी मंदिर गई हैं। चौथा है, राम अपना काम कर रहा है। सातवां कारक है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय, स्थान आदि का बोध हो, वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह में पर, पे, ऊपर, नीचे, भीतर, अंदर आदि हैं। अब उदाहरण, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। दूसरा है, बाजार में बहुत भीड़ है। स्थान की ओर संकेत करने वाले क्रिया विशेषण अव्यय। पेड़ के नीचे, घर के भीतर, मेज के ऊपर, मकान के अंदर, कुर्सी पे। इन वाक्यों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा हम अन्य वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद है समयवाचक क्रिया विशेषण के स्थान अधिकरण कारक में को परसर्ग का प्रयोग होता है। कैसे? कि समयवाचक क्रिया विशेषण के साथ अधिकरण कारक में को परसर्ग का प्रयोग होता है। वह रात को घर आएगा। वैसे तो अधिकरण कारक के चिन्ह के, नीचे, के भीतर, ऊपर, में, पर, पे, अंदर, नीचे, लेकिन यहाँ जो समयवाचक है उसमें को का प्रयोग परसर्ग का होगा। अब आठवां है संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके परसर्ग चिन्ह हे, अरे, ए, ओ हैं।
अब इसमें किस तरह से हे प्लस संज्ञा, जैसे हे राम संज्ञा राम है, अरे मोहन संज्ञा अरे प्लस संज्ञा मोहन, केवल संज्ञा राम इधर आओ, ये केवल संज्ञा, इस तरह से इनका प्रयोग होगा। फिर है अरे भाई कहाँ जा रहे हो, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, सोहन मेरी बात सुनो, ए इधर आओ, ओ सुन। परसर्ग के बाद संज्ञा शब्द फिर अल्प विराम चिन्ह या विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगता है। सर्वनामों में संबोधन कारक नहीं होता। अगर सर्वनाम से संज्ञा है, संज्ञा आएगी, सर्वनाम के साथ संबोधन कारक नहीं होता है। अब मैं बच्चों आपको गृह कार्य देती हूँ। टिप्पणी क्या है? टिप्पणी निर्देश सभी बच्चे कराए गए कार्य को ध्यानपूर्वक पुनः पढ़ेंगे व उदाहरणों के माध्यम से अभ्यास कार्य करेंगे। ऐसा करने से कारक अच्छे से समझ आ जाएंगे। परसर्ग चिन्ह विभक्ति व कारक सहित उच्च स्वर में याद करने हैं। सभी बच्चे व्याकरण की पुस्तक के पृष्ठ 43 पर दिए आओ अभ्यास करें को अपनी पुस्तिका में करेंगे एवं पृष्ठ 44-45 को अपनी पुस्तक पर ही करेंगे। ये अभ्यास 43-43 अभ्यास पुस्तिका में करना है और 44-45 पेज नंबर पृष्ठ संख्या अपनी जो पुस्तक है उसी पर करेंगे। अब आगे निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्ह को रेखा खींचकर कारक के भेद का नाम लिखो। पहला है असीम ने फोन किया। अब इसमें से जो ये चिन्ह है इसका कारक आपने लिखना है, कौन सा भेद लिखना है, कारक का नाम कारक का भेद। दूसरा है नरेंद्र ने श्रवण को बुलाया। तीसरा है ब्रश से रंग भरो। चौथा है मैंने मधु को मिठाई मंगवाई। पांचवा है बंदर पेड़ से उतरा। छठा है कमल की दीदी आई हैं। सातवां है मेले में लोग आए हैं। आठवां है अरे मोहन तू प्रथम आया। नौवां है मोहन हाथ से खाना खाता है। 10वां है कन्नू ने भाई को केला दिया। दूसरा इसका प्रश्न है बच्चों, ये तो आपके गृह कार्य कारक का हो गया। दूसरा जो पार्ट है, खंड है, वह आपको एक औपचारिक पत्र भी गृह कार्य में दिया जा रहा है। एक मैं आपको औपचारिक पत्र दे रही हूँ। पत्र के विषय को ध्यानपूर्वक पढ़कर और आगे लिखे प्रारूप नमूना की सहायता से पत्र को अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब
पत्र का टॉपिक क्या है कि अपने क्षेत्र में फैली गंदगी व टूटी सड़कों से होने वाली परेशानी और बुरे प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखो। औपचारिक पत्र का प्रारूप या नमूना। सबसे पहले हम सेवा में लिखेंगे और यहाँ पर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं अधिकारी के पद का नाम, वह किस पोस्ट पर है, पद मीन्स पोस्ट पर है अधिकारी ऑफिसर, उसका यहाँ पद आएगा। उसके बाद यहाँ पर कार्यालय का पता, कार्यालय ऑफिस को कहते हैं, तो उसका पता आएगा जहाँ जिसके लिए पत्र आप लिख रहे हो, और नाम आएगा कार्यालय का। उसके बाद कार्यालय का पता, नीचे यहाँ पर आप कार्यालय का ऑफिस का पता लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद ये जो विषय है कि आप क्या विषय देना चाहते हैं, क्यों पत्र लिख रहे हो, पत्र का विषय क्या है। अभी आपने जैसे था सड़क टूट गई है, गंदगी, तो वह या आप यहाँ पर विषय आप लिखेंगे। विषय पढ़ कर के ही जो अधिकारी है उसको समझ आ जाता है कि ये क्या चाहता है व्यक्ति। अब इसके बाद आएगा माननीय और माननीया, ये संबोधन है। अब हम व्यक्ति को हमें पता नहीं वो अधिकारी औरत है या आदमी, तो हम दोनों लिख देते हैं। माननीय आदमी के लिए, माननीय स्त्री के लिए। तो यहाँ पर ये संबोधन हो गया। उसके बाद में यहाँ नीचे पत्र का कलेवर आ जाएगा या विषय वस्तु। आप किस विषय में क्या लिखना चाहते हो, आपके मन के क्या भाव हैं, वे सारी बातें इन लाइनों में यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ आप पत्र की समाप्ति करेंगे। यहाँ आप पत्र समाप्त, अब ये कलेवर हो गया पत्र की समाप्ति। यहाँ पर विषय वस्तु कलेवर हो गया यहाँ पर। इसके बाद समाप्ति हो गई पत्र की, एंड हो गया। और समाप्ति के बाद आप धन्यवाद करेंगे इसकी लाइन छोड़ करके, नीचे की लाइन में फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ आप भवदीय या भवदिया, जो लड़के हैं वे भवदीय लिखेंगे और जो लड़कियाँ हैं वे भवदिया यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्रेषक, प्रेषक कहते हैं भेजने वाला, भेजने वाले के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे, साइन होंगे, हस्ताक्षर। फिर यहाँ पर जो प्रेषक है, प्रेषक मीन्स भेजने वाला, उसका पूरा पता यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर पता पूरा इन दो लाइन में आप लिख देंगे, जो भी आपका है, मकान नंबर, सेक्टर, जो भी जहाँ आप रहते हैं वहाँ का। उसके बाद नीचे की लाइन में आप जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हो, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हो, यहाँ पर अंत में यहाँ पर दिनांक आ जाएगी। अब देखिए सभी छात्र इस प्रारूप की सहायता से पत्र लिखेंगे। अब ये जो आपको प्रारूप बना दिया गया है, तो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये दिमाग में आप रखोगे तो आप आसानी से पत्र लिख सकोगे, जो भी मन के भाव हैं आप लिख पाएंगे। अब ये समाप्त हुआ, यहाँ ये अंतिम पृष्ठ है। धन्यवाद।